हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज 6 अक्टूबर 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालाइज करेंगे और आज के न्यूज़पेपर में काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। व्हेन वी टॉक अबाउट द बिहार कास्ट सर्वे, तो हम ये भी देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा। और देर आर टू एडिटोरियल्स, वन फ्रॉम यस्टरडेज एक्सप्लेनर एंड आज का एक एडिटोरियल आया है, तो दोनों का एनालिसिस साथ में करेंगे। प्लस वी विल आल्सो नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन शिपिंग प्लान ऑफ इंडिया। फर्दर हम ये भी देखेंगे दैट सिक्किम में जो अभी फ्लड्स आए हैं, तो कितना डेवेस्टेटिंग फ्लड है सिक्किम का, और कहाँ से ये आउटबर्स्ट हुआ है, कौन सा ग्लेशियर लेक है, कहाँ पे ये लोकेटेड है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वी विल स्टार्ट विद द यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दिस वाज आस्क्ड इन यूपीएससी 2023 एग्जाम। और अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका बेसिक नॉलेज। तो दिस option is from the basic knowledge, that is the largest port container of India. This has been read by all of us। जिनको भी जीके के साथ, जनरल नॉलेज के साथ कोई सा भी थोड़ा बहुत लेन देन होता है, तो सबसे लार्जेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, ये सब चीजें हमें पढ़नी पड़ती है। दैट इज द बेसिक्स। तो यस, जेएनपीटी इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल था। ठीक है, इट मीन्स द थर्ड पेयर इज नॉट करेक्ट, so all the three pairs are not correctly matched. None of the pair could be the answer, but yes, C got eliminated। अब हमारा A, B और D हो सकता था आंसर। फॉर दैट यू मस्ट नो समथिंग फ्रॉम द करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसीलिए जो मुंद्रा पोर्ट और ये कमरा कमराजर पोर्ट, दोनों के बारे में क्वेश्चन आया है, ये दोनों के बारे में पूछा गया है। तो इफ यू सी दिस प्राइवेटली ओन्ड, this is a corporation port, Mundra port, and this is the first such corporation port of India. Further, this Kamarajar port is the first such port which is registered as a corporate authority. Mundra port, it's the largest privately owned port in India. Again, the basic fundamentals you must know about the first, largest, smallest, biggest. That is something which is in the basics। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन बेसिक्स से पूछा गया था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लाया डिस्कशन के लिए, ताकि हमें एक दोबारा से ये रिवाइवल हो जाए कि जो चीजें हम समझते हैं कि बस एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, बस उन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्टेट लेवल एग्जाम्स है, नहीं, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चीजें हमारी जनरल नॉलेज का पार्ट है, या आईक्यू का पार्ट है। ठीक है, तो इसको समझना जरूरी है और इसको याद रखना जरूरी है। नाउ द न्यूज अबाउट सिक्किम फ्लड डेथ्स। ठीक है, और अभी 14 डेथ्स कंफर्म हो गई है, but yet more than 100 people, 22 army men, they're still not like yet to be located। तो एक्चुअल में हुआ क्या, वेडनेसडे को फ्लैश फ्लड्स आ गए सिक्किम में। क्यों फ्लैश फ्लड्स आ गए? बिकॉज देयर वाज दिस डिस्ट्रक्शन टू शुंगथांग डैम। और शुंगथांग डैम में डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ? बिकॉज देयर इज अ ग्लेशियर नोन एज साउथ लोहांक लेक। ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से साउथ लोहांक लेक, जो 5200 मीटर्स पे सिचुएटेड है, वो आउटबर्स्ट हो गया। उस लेक में से पानी बाहर आ गया ड्यू टू दिस ग्लेशियल मेल्टिंग। डन। ग्लेशियल आउटबर्स्ट इसको बोलते हैं, ये चीज याद रखनी है। देन व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज? तो बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स, गैंगटॉक, पैक्योंग, नामची, मंगान, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे इम्पैक्ट पड़ा है। और अगर आप देखो तो इसी न्यूज में यहाँ पे ये दिखा रहा है दैट 11 ब्रिजेस, की नेशनल हाईवे एंड 26 रिलीफ कैंप्स आर set this established there, and around at least 1025 people are taking shelter in 8 relief camps। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डेवेस्टेशन है। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, आप इस वाली पिक्चर में भी देख सकते हो, और ये जो मैंने यहाँ पे लगाई है, ये वाली पिक्चर भी आप देख सकते हो अबाउट द फ्लड्स, एंड द पिक्चर्स आर ऑलरेडी सर्कुलेटिंग ओवर द इंटरनेट। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वेयर इज द साउथ लोहांक लेक। ठीक है, इट्स लोकेटेड हेयर, एंड दिस साउथ लोहांक लेक इज अ ग्लेशियल मोराइन डैम्ड लेक। ठीक है, जहां पे ग्लेशियल मोराइन डिपॉजिट्स है। दिस लेक इज लोकेटेड इन सिक्किम्स फार नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। क्यों जरूरी है नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ सदर्न, नॉर्थ ईस्टर्न? क्योंकि अगर आपको याद हो तो नुब्रा,
वैली पे क्वेश्चन आया था, सियाचिन ग्लेशियर पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो हर एक चीज पे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है यूपीएससी में। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर पे क्वेश्चन आया तो लोहांक ग्लेशियर पे भी क्वेश्चन आ सकता है। कोई इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें का नहीं आएगा, उसमें क्वेश्चन आएगा, इसका क्वेश्चन आएगा, इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं, अगर यूपीएससी पैटर्न फॉलो करती है तो यूपीएससी कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ दिस इज located in far northwestern region of Sikkim, and it's one of the fastest expanding lakes in Sikkim. And टोटल में अगर आप देखो तो देर आर 14 जो लेक्स है जिनका पोटेंशियल है दैट देर मे बी ग्लेशियल आउटबर्स्ट, जो ऑलरेडी साइंटिस्ट्स ने, जियोलॉजिस्ट्स ने ये हाईलाइट किया था दैट 14 लेक्स ऐसी है जहां आउटबर्स्ट हो सकता है, और 14 में से एक लेक ये भी है, कौन सी? लोहांक लेक। ठीक है, तो इसीलिए इस जगह पे द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज कि अब हमें क्या करना चाहिए था, दैट वाज एक्सपर्ट वार्निंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। और इस लेक के प्रति हमें कुछ स्टेप्स पहले ही ले लेने चाहिए थे, बट येट टू बी अंडरस्टूड। हाँ, अब हमें क्या क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। उतना डीप रिसर्च एंड एनालिसिस आप करने बैठ जाओगे तो करंट अफेयर्स पूरा दिन खा जाएगा। इसीलिए लेट्स वेट, कल या परसों एडिटोरियल आ जाएगा, वी विल डू इट। जस्ट कीप अ काम। एंड जब भी आप ये वाला नोट बनाओ, सिक्किम फ्लड्स का नोट बनाओ, तो लीव 2-3 पेजेस, क्योंकि ये मतलब 2 पेज आप इसके लिए छोड़ के रखो, प्लेन खाली पेज छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये इशू ऐसा है, ये अभी चलेगा, 1 महीना चलेगा, 15 दिन चलेगा। 15 दिन में बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, हमें पता चलेगा कितना डेथ रेट हुआ, कितने लोग मरे, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ, सिक्किम स्टेट पे कितना लॉस हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस कितना हुआ, उसके बाद क्या रीजंस थे, प्राइम रीजंस क्या थे, किस किस चीज की वजह से हम इसको बचा सकते थे, है ना, कहाँ कहाँ पे हमने स्टेप्स लेने चाहिए थे और हम बचा सकते थे। प्लस वी विल गो ऑल्सो फॉर इंटरनेशनल स्टडीज कि अगर चाइना में ऐसा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो रहा है या कहीं और हो रहा है तो वहां पे क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम करेंगे। तो बट द पॉइंट हेयर इज कि क्या हम ये रिसर्च एंड एनालिसिस एक ही दिन में करें? नहीं। अगर हम हर दिन न्यूज़पेपर का ऐसे ही हर आर्टिकल का करने लग जाए, तब फिर हमें एक हफ्ते का न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है। तो इसलिए बेटर ये है कि हम हर दिन एक एक घंटा दें न्यूज़पेपर में, और इतना इतना ही करें जितना न्यूज़पेपर में आ रहा है। एंड वी लर्न दीज थिंग्स। अगर हमें आज 5 चीजें पता चली है, कल हमें 3 और चीजें पता चलेंगी, परसों हमें 2 और चीजें पता चलेंगी, ऐसे ही कर करके हमारे पास 20 ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे इस टॉपिक पे। बट द की पॉइंट, अंडरलाइनिंग पॉइंट हेयर इज कि आपको ये 5 चीजें याद रखना इजी है पहले दिन, और अगले दिन इन 5 में 3 चीजें ऐड करना और इजी है। बट अगर आप पहले ही दिन 20 चीजें पढ़ लिए, है ना, तो 20 चीजें याद भी नहीं रहेंगी और अगले दिन की 3 चीजें मिलेंगी भी नहीं। ठीक है, और रिवीजन करने का टाइम भी नहीं मिलेगा अगले दिन। तो इसीलिए हैव द स्पीड, इट्स नॉट स्टडी दिस स्लो एंड स्टडी, बट इट्स क्विक एंड स्टडी। ठीक है, you be quick in learning 5 things and then be steady in learning more and more about the same topic। ठीक है, so that you revise the previous one and you learn the new things। चलो, let's move to next editorial about the this chemistry Nobel Prize जो मिला है केमिस्ट्री में। This has been awarded to Alexei Ekimov, लुई ब्रूस एंड मोंगी बेविंडी। ठीक है, तो ये 3 लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री पे, और किस चीज पे मिला है? क्वांटम डॉट्स पे मिला है। क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं? क्वांटम डॉट्स आर वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स with unique properties that have applications across various fields like, ये एलईडी स्क्रीन्स में यूज होते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज होते हैं, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, सेंसर, सोलर सेल्स, एनक्रिप्टेड, अगेन द सेम थिंग, एप्लीकेशन बेस्ड। कोई भी चीज अगर आपसे पूछा जाए क्वांटम डॉट्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट इंक्लूसिव अप्रोच तो लेना है ना। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है कि क्वांटम डॉट्स का एप्लीकेशन, क्वांटम डॉट्स का यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है, इंक्लूसिव अप्रोच लेना है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या वो इंक्लूसिव अप्रोच में जितने भी ऑप्शंस आए हैं नीचे, क्या वो लॉजिकल है या नहीं है। लॉजिकल मीन्स क्वांटम डॉट्स रिलेट्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो अब वो आपसे पूछेगा कि क्वांटम डॉट्स फोटोसिंथेसिस में काम आता है, तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट वंस मोर टाइम। ठीक है, कि हाँ आता है नहीं आता है, क्या रिलेशन है नहीं है, है ना।
तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रेस्ट यू नीड टू टेक इंक्लूसिव अप्रोच व्हेन इट्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। डन। चलो, what are the quantum dot properties? They are nanoscale crystals, typically only a few nanometers wide and containing just a few thousand atoms into it. एक नैनो क्रिस्टल में, एक क्वांटम डॉट में देर आर 1000 एटम्स। और आपने अभी अभी पढ़ा था एटो सेकेंड्स, ठीक है, फिजिक्स में जिसका नोबेल प्राइज मिला एटो सेकेंड्स पे। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटो सेकेंड्स, व्हाट आर एटो सेकेंड्स, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ये हमने परसों ही पढ़ा है, ठीक है। स्मॉलर डॉट्स, these are quantum dots, they are smaller dots which emit bluer light while the larger dots emit the redder light। कौन से? यही क्वांटम डॉट्स, ठीक है। नाउ दी क्वांटम डॉट्स का अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो इट गोज बैक टू 1980s when the discovery and all the studies started। however 1993 में एक ब्रेक थ्रू मिला था इन स्टडीज में बाय डॉक्टर मोंगी बेवेंडी। एंड लेटर अगर आप आज की डेट में देखो तो ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज की वजह से क्वांटम डॉट्स का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए इस पे नोबेल प्राइज मिला है। डन। पहली चीज क्वांटम डॉट्स के बारे में। सेकेंड वाज अबाउट लिटरेचर। तो लिटरेचर के बारे में देयर इज अ पर्सन नोन एज जॉन फोसे, जिसको लिटरेचर के ऊपर नोबेल प्राइज मिला है। इनकी एक बुक आई है जिसका नाम है सेप्टोलॉजी, जो 1250 पेजेस की बुक है, बट देर इज नो सिंगल फुल स्टॉप इन एंटायर बुक, ठीक है। 3 वॉल्यूम्स में ये बुक है बट कोई फुल स्टॉप नहीं है कहीं पे भी। रिमेंबर दिस फैक्ट एज इट इज। डन। नेक्स्ट एडिटोरियल talks about this news article talks about the indigenization of the weapon system और indigenization of Indian डिफेंस इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो नेवी का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्वावलंबन 2.0। दिस प्रोग्राम इज फॉर इंडिजनाइजेशन ऑफ द डिफेंस प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट। अब इंडिजनाइजेशन करना है, डिफेंस के प्रोडक्ट्स को इंडिजनाइज करना है, तो देन व्हाट शुड वी डू एंड हाउ शुड वी डू इट? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देर आर स्टेप्स टू डू इट। फर्स्ट इज पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या है? दिस लिस्ट इज कंपाइल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, है ना। अगर हमें इंडियन इक्विपमेंट्स को, इंडियन डिफेंस सिस्टम को इंडिजनाइज करना है, ठीक है, अपना बनाना है, इंडिजनाइज करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा ये दैट वी नीड टू क्रिएट मल्टीपल राउंड्स ऑफ कंसल्टेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर्स। और उसके बाद ही ये मिलिट्री अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर से लिस्ट बनाती है। और इस लिस्ट का काम क्या है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स, जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हम इस लिस्ट में रखते हैं, उन पे काम होता है, वेदर दैट इज डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, वेदर दैट इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वेदर दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। उन सब पे काम होगा अगले 5 से 10 साल में, ताकि उन सब इक्विपमेंट्स को हम इंडिजनाइज कर पाए। Therefore, in the same perspective, our Defense Minister, Sri Rajnath Singh, has released the fifth positive indigenization list, which consists of around 98 items to be procured by the country's armed forces from the domestic sources. Done. Then the news analysis. The point here is how to indigenize. First is domestic procurement. कैसे करेंगे? जितनी भी चीजें हैं उनका रॉ मटेरियल या उनके इनपुट्स हम डोमेस्टिकली प्रोक्योर करेंगे। सेकेंड इज नेवल इंडिजनाइजेशन। जैसा मैंने आपको बोला, स्वावलंबन 2.0 इज द प्रोग्राम फॉर नेवीज प्लान टू इंडिजनाइज इट्स ओन सेक्टर। देन कमिंग टू द इवेंट, in this event when Shri Rajnath Singh launched the fifth indigenization list, he highlighted some challenges। उन्होंने कुछ challenges दिए इंडस्ट्री को, ताकि इंडस्ट्री उन challenges पे काम करे। और जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक चैलेंज स्टार्ट किया, दैट इज DISC 10 प्राइम। इट्स फॉर द इनोवेशंस, कि आप इनोवेटिव आइडियाज लाए, सो दैट जब हम आईडेक्स या डिफेंस एक्सीलेंस एक्सरसाइज जो हम करते हैं, इसमें जो चैलेंजेस है, या 10th डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, ये जो चैलेंजेस है ये इसलिए है ताकि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या नए लोग, नए स्टार्टअप्स कुछ ऐसे आइडियाज लेके आए, कुछ नए इक्विपमेंट्स बना के लाए, ताकि वो लोग इन एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करें और उसके बाद हमारे
जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज हैं उनको इंक्रीज कर पाए। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है व्हाट इज DISC-10। इट्स अ डिफेंस बेस्ड चैलेंज फॉर स्टार्टअप्स। व्हाट इज इंडस एक्स म्यूचुअल प्रमोशन ऑफ व्हाट्स इंडस एक्स? It's the mutual promotion of advanced collaborative technologies, which was initiative which is jointly finalized by IDEX and US Department. दोनों चीजें याद रखनी है, व्हाट इज आईडेक्स एंड व्हाट इज इंडस एक्स। दोनों डिफेंस से रिलेटेड है और दोनों डिफेंस से रिलेटेड चैलेंजेस है फॉर स्टार्टअप्स एंड प्राइवेट कोलैबोरेशन। तो देयरफॉर इसी में वी विल आल्सो सी इंडस्ट्री एंगेजमेंट्स एंड वी विल आल्सो सी कि प्रीवियसली जितने भी हमारे जो लिस्ट से देयर वर अराउंड 411 मिलिट्री आइटम्स जिन पे काम हुआ है। ऑल्सो देयर वेर अर्लियर चैलेंजेस जैसा DISC-7 था, स्प्रिंट प्राइम था। तो ऐसे ऐसे चैलेंजेस इससे पहले भी थे और अभी जो चैलेंजेस चल रहे हैं, वन इज स्वावलंबन 2.0 नेवी का इंडिजनाइजेशन प्लान, सेकंड इज आईडेक्स, थर्ड इज इंडस एक्स। ये सब चीजें हमें याद रखनी है फॉर प्रीलिम्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट ग्रीन शिपिंग प्लान टू पोजिशन मैरीटाइम सेक्टर एज इको फ्रेंडली। क्या होती है ग्रीन शिपिंग? कि आप शिपिंग सेक्टर में, मरीन जब ट्रांसपोर्ट होता है, मरीन लॉजिस्टिक्स में आप क्या करते हो? व्हाट डू वी डू? वी अडॉप्ट प्रैक्टिसेस विच आर ग्रीनर इन इम्पैक्ट, जिससे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो जाता है। टू एनफोर्स इमिशन कंट्रोल एंड पोर्ट मैनेजमेंट विद इक्विपमेंट मैनेजमेंट ऑल्सो। इससे क्या होगा? जितना भी इमिशन हो रहा है शिप के द्वारा, चाहे वो गलत ऑयल यूज कर रहा है, फ्यूल यूज कर रहा है, उस फ्यूल को कम करेंगे, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कम करेंगे, एनर्जी जितनी लगती है उस एनर्जी को कम करेंगे, एनर्जी यूजेज को कम करेंगे, देन ओनली वी कैन इंश्योर ग्रीन शिपिंग। ठीक है, डन। नाउ मैरीटाइम सेक्टर में ग्रीन एनर्जी या ग्रीन एमिशन क्यों करना है या ग्रीन शिपिंग क्यों करनी है? बिकॉज इफ यू सी तो मैरीटाइम सेक्टर emits around 940 million tons of CO2 and it contributes around 2.4% of all the greenhouse gases. तो दैट इज वाई हमें इस चीज को कंट्रोल करना है। क्यों कंट्रोल करना है? देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट जीरो इमिशंस। हम कार्बन न्यूट्रल, इमिशन न्यूट्रल तभी हो सकते हैं जब हम हर एक सेक्टर पे काम करें। ऐसा नहीं है कि बस हम एनर्जी सेक्टर पे काम करेंगे, एनर्जी सेक्टर में भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे काम करेंगे, नहीं। हमें बाकी सारे सेक्टर्स में भी काम करना है, चाहे वो ग्रीन शिपिंग हो गया, चाहे वो स्पेस बेस्ड एविएशन हो गया, वो एविएशन के साथ साथ एनर्जी हो गया, वो सोलर एनर्जी हो गया। तो हमें हर सेक्टर पे काम करना है, ठीक है। Therefore, ships which use heavy fuel, which is a filtrate of crude oil distillation, this crude oil contains sulfur, or sulfur when being transported and the ships release this gas, और उसी गैस की वजह से फिर SOx, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस CO2, ये सारी गैसेस रिलीज होती है और उसकी वजह से एसिड रेन होती है, और एसिड रेन की वजह से देयर इज एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियंस, क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं और लोगों में बीमारियां पैदा हो जाती है। डन, स्किन डिजीज आर द मोस्ट प्रोन। देयरफॉर फॉर दिस, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया था इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग। तो इस चीज को याद रखना है दैट दिस इज फॉर ग्रीनर शिपिंग। ठीक है, फर्स्ट इज ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम and the center of excellence in green port and shipping. Done. Second is the program will start with the green hybrid tugs, which will be provided by the green hybrid propulsion system. Therefore, they will subsequently adopt non-fossil fuel based solutions. जैसे ये अमोनिया, मिथेनॉल, हाइड्रोजन, इन सब का यूज करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करेंगे, इथेनॉल, ब्लेंडेड इथेनॉल का यूज करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग फ्यूल सिस्टम का यूज करेंगे। इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड एज द फर्स्ट कंट्री फॉर अंडर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट एक पायलट प्रोजेक्ट है रिलेटेड टू ग्रीन शिपिंग, ये भी याद रखना है। और ये प्रोजेक्ट किसका है? ये IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है। ठीक है, एंड इसी चीज को चलते हुए अगर आप देखो तो व्हाट आर द ग्रीन स्ट्रैटेजीज, ग्रीन शिपिंग स्ट्रैटेजीज क्या क्या होनी चाहिए?
फॉर एग्जाम्पल हम एलएनजी का यूज करेंगे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का यूज करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, CO2 का एमिशन कम हो जाएगा, अराउंड 20-25% एमिशन विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है। देन स्लो स्टीमिंग का यूज करेंगे। ठीक है। उसी के साथ साथ एम्प्टिंग द कंटेनर्स, है ना, और वाटर मैनेजमेंट, हाउ टू मूव फर्दर, एंड हाउ टू यूज लेस फ्यूल एंड मूव स्टेबिलिटी, और बाकी सारी चीजें, विंड का यूज करना, विंड टेक्नोलॉजी का यूज करना, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट का यूज करना, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना, सो दैट वी यूज लेस दिस फ्यूल while traveling or while traversing from the maritime waters. Done. और इसी चीज में इफ यू सी दिस ग्रीन शिपिंग, तो इंडियाज मिशन फॉर लाइफस्टाइल, जिसका नाम है लाइफ एट G20, is the major step towards adopting the environmental friendly shipping and environmental friendly transformation of ports. Done. और इसीलिए इंडिया शुड ऑल्सो फोकस ऑन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स अबाउट पोर्ट्स एंड शिपिंग इंडस्ट्री। Done. Let's move to the next editorial, and this editorial talks about the uniform anti-terrorism structure under NIA in all states. So, particularly, our Home Minister, very much concerned about the security and integrity of India, he highlighted this thing that yes, we need a uniform anti-terrorism structure under National Investigation Authority in all the states, so that there will be better collaboration and cooperation when we talk about the terrorist based acts. अब टेररिज्म के अगेंस्ट में हमें इतने स्टेप्स क्यों लेने हैं, और कुछ 5 से 10 फैक्ट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, ताकि आपके पास बेसिक फोल्डर हो आपके आंसर लिखने के लिए। ठीक है। अगर हम टेररिज्म पे बात करें तो टेररिज्म तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बेसिक पॉइंट्स मिलेंगे आपका आंसर लिखने के लिए। ठीक है। पर्टिकुलरली इंटरनल सिक्योरिटी है, तो इंटरनल सिक्योरिटी पे वैसे भी आपको मटेरियल बहुत ही कम मिलता है, और अपडेटेड मटेरियल तो और भी कम मिलता है। सी, टेररिज्म इन इंडिया हैज बीन कैरिड आउट बाय वेरियस ग्रुप्स, एंड इसमें डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों एक्टर्स शामिल होते हैं। कॉमन टाइप्स आर, फॉर एग्जांपल बॉम्बिंग होती है, शूटिंग होती है, किडनैपिंग होती है, दैट्स द कॉमन टाइप। रीसेंट मोस्ट 8 मार्च 2023 को अभी अवंतीपोरा में एक अटैक हुआ था। ठीक है। और अभी पिछले महीने सेम अवंतीपोरा में ही एंड अनंतनाग में, द टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अनंतनाग में अगेन देयर वाज एन अटैक इन अगस्त। ठीक है। तो रिमेंबर दीज थिंग्स दैट वी नीड टू मेंशन द रीसेंट मोस्ट इंसिडेंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट दिस। और लास्ट में हमको पुलवामा अटैक याद है, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। ठीक है। प्लस नॉट ओनली, अच्छा ये वाला तो इससे पहले वाला है, ये अभी रिसेंट वाला है, February 2023 में, व्हेन द 5 जवान इसमें वो हो गए थे। और इसके बाद ऑन January 26, 2023 अ टेररिस्ट अटैक टुक प्लेस एट एन आर्मी कैंप इन पठानकोट, पंजाब। 2023 के ही ये तीनों अटैक्स हैं जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। इसके बाद न्यू आउटफिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आप देखो अभी, तो द न्यू आउटफिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो यहाँ पे उभर के आ रहे हैं इन द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें हमारे पास इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस है, ISIS जो इराक एंड सीरिया में काम करता है। इसके बाद हमारे पास लश्कर खालसा जो खालिस्तान के लिए काम कर रहा है ना। इसके साथ साथ हमारे पास जैशुल हिंद, अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ ब्रेक अवे फ्रॉम जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा। ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसेंट टाइम्स में अभी हमको देखने को मिल रही है। ठीक है। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द लॉज विच आर रिलेटेड टू टेररिज्म। तो हमारे पास कौन कौन सा लॉ है जो टेररिज्म से रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ इज अबाउट द UAPA, दैट इज अनलॉफुल प्रिवेंशन, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA एक्ट, जो कि 1967 में इनैक्ट किया गया था, और अभी अब अगर आपको याद हो तो 2019 का इसमें अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें वी कैन नाउ डिक्लेयर अ पर्सन
an individual as a terrorist. उसके बाद एनआईए एक्ट 2008 का, we have this act also, and NIA is the chief investigating authority about this. Further, we have POTA also. POTA was enacted in 2002, however later it's a controversial act and it was repealed in 2004. ठीक है, तो अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे वी हैव ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर डीलिंग विद टेररिज्म। फर्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच डील्स विद, एंड इसका रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन नंबर 1373 which deals with the terrorism. Second is the Financial Action Task Force which deals with the finances, ठीक है, which deals with the financial and money laundering cases, ठीक है। इसके बाद Interpol is the organization which deals at the international level about the cases of terrorism. Therefore, terrorism is a serious threat to India's security. ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, 3 से 4 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, ताकि आपका बेसिक आंसर का प्रोफॉर्मा बन जाए। डन। सो लेट्स मूव फर्दर। और आगे चलते हुए देर इज अ क्वेश्चन अबाउट, देर इज दिस एडिटोरियल अबाउट नेशनल यूनिटी, अ 3 डायमेंशनल व्यू। ऑथर यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट करते हैं, एंड ऑथर हाईलाइट्स ओनली 2 3 थिंग्स। ऑथर बोलते हैं कि यहाँ पे बेसिक ना 3 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ नेशनल यूनिटी। इंडिया की यूनिटी की अगर बात की जाए तो हमारे पास 3 ऐसे डायमेंशंस हैं जिस पे हमें बात करना चाहिए, और 3 डायमेंशंस ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है द रिलीजन यूनिटी, रिलीजियस यूनिटी। सेकंड इज, फर्स्ट वी टॉक अबाउट द रिलीजियस यूनिटी, कास्ट हार्मनी एंड रीजनल आइडेंटिटी। 3 ही चीजें हैं, रिलीजन, रीजन एंड कास्ट, जिन पे यहाँ पे ऑथर हाईलाइट करते हैं द केस ऑफ नेशनल यूनिटी। इसीलिए ऑथर हाईलाइट्स गांधी जीज रोल एज द सेंटर पॉइंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बिकॉज ही हैज बीन एड्रेसिंग दिस इशू फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। और उन्होंने कास्ट बेस्ड हार्मनी को लेके हरिजन वगैरह बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई थी, ठीक है। देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर परस्पेक्टिव ऑल्सो, है ना। बी आर अम्बेडकर ऑल्सो टॉक्ड अबाउट क्रॉस रिलीजन एंड क्रॉस और दी कास्ट सिस्टम का भी उनने अपोज किया। उनने भी बोला दैट देयर शुड बी कास्ट हार्मनी, देयर शुड बी इनइक्वालिटी। देयर आर आर्टिकल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 17, है ना, विच प्रमोट दी कास्ट हार्मनी, रिलीजियस हार्मनी। आर्टिकल 25, यूनिवर्सल ब्रदरहुड इन फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। तो दीज आर द पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं, बट द ऑथर हियर हाइलाइट्स दैट व्हाट शुड बी आवर पर्सपेक्टिव, एंड आवर पर्सपेक्टिव शुड बी मोर गांधीयन when we talk about the national unity. Therefore, there is also reservation policy, ठीक है, which is an integral part of state and politics in India. जैसे अगर आप देखो तो रिजर्वेशन पॉलिसी या कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी को लेके यूपीएससी हैज आल्सो आस्क्ड क्वेश्चंस मनी टाइम्स। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को लेके इफ यू सी, तो रिसेंटली बिहार का कास्ट सर्वे जो हम आगे देखेंगे इसके बाद जो एडिटोरियल है, दैट टू हैज टू बी टेकन इनटू कॉग्निजेंस। हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज अ की पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट द नेशनल यूनिटी। और ये स्टार्ट हुआ था खिलाफत मूवमेंट से। हाउएवर खिलाफत मूवमेंट के बाद यू सॉ 1857 से लेके खिलाफत मूवमेंट तक क्या पॉलिटिक्स चला, और खिलाफत मूवमेंट के बाद क्या पॉलिटिक्स चला, ठीक है। 1857 में हाउ मच ऑफ द Hindu Muslim unity we witnessed, and in the Khilafat movement also we witnessed the same unity, but in the middle and after Khilafat movement, after non-cooperation movement, we saw politicization of religion in the hands of ब्रिटिश, और उसके बाद लॉज भी उसी बेसिस पे आए, सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह सारा कुछ हुआ। दैट वाज द पॉइंट ऑफ कम्युनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। Then there is heartland and periphery unity, which has to be ensured. However, author highlights here only one thing, that is this unidimensional pursuit. ठीक है, when a political party or a single political party or a majority political party takes a single stand, ठीक है, which he criticizes in this editorial कि ये इनको नहीं करना चाहिए था। Then what are the challenges to national unity at this point of time? So the challenges also are 3 dimensional, and there should be caste justice, there should be language based issues which need to be resolved, and regional representation also should be resolved so that the unity again becomes the key point, ठीक है, becomes the strength of the nation. Done.
देन देयर वाज एन एडिटोरियल अबाउट वुमेन्स कोटा फ्रॉम द पंचायत टू पार्लियामेंट, एज वी हैव सीन कि जो 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था वो पास हो गया, प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया है और अब वो बन गया कॉन्स्टिट्यूशन का 106 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। दिस एक्ट रिजर्व्स 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इन द लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। तीन जगह पे है ये। देन दिस एक्ट एंड द साइनिंग ऑफ प्रेसिडेंट का एसेंट मिलना इस एक्ट को coincides with the 30th anniversary of constitutional reforms that reserved around one third of the seats in local panchayats and municipalities for women. Done. Then we also had basic जो हमने break through start किया था in the representation is 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, जिसके 30 साल पूरे हो गए और 106th Constitutional Amendment Act आया अभी। Now the author highlights here some key points. First is the expansion of representation. Expansion of representation, that is the constitutional amendment successfully expanded and diversified the representative base of Indian democracy by highlighting this thing that women reservation should be around 50% and which has been implemented in what in many of the states. बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन 50% तक चला गया है। ठीक है, पर्टिकुलरली ओबीसीज का, है ना। देन इंटरसेक्शनल रिजर्वेशन आल्सो शुड बी देयर, that is the intersections of caste and gender based reservation should be there, and there is a caste and this reservation also। ठीक है, इसके बाद substantive impact has been seen, और substantive impact will be seen ऑलरेडी हमने देखा है वो जो पंचायती राज में हमने देखा that there were many these women। पंचायती राज एक्ट का अगर आप बात करो तो many women leaders have been seen, many women leaders have been seen in this that जितने भी हमने देखे कि women leaders जितने हमने देखे यहाँ पे पंचायती राज इलेक्शन के बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जितने भी हमने वुमेन सरपंच देखे, वुमेन पंच देखे। ठीक है, तो वी हैव सीन समथिंग विच इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, दैट इज कि जहाँ पे भी वुमेन लीडर्स इन पंचायत दे हैव इन्वेस्टेड मोर इन पब्लिक गुड्स, दे एंश्योर वुमेन पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग्स एंड मेक हायर इन्वेस्टमेंट्स, they make higher investments in services like education, drinking water and roads. Then yes, there is a complex impact of all of this and uncertain future. There is uncertain future about the woman reservation, and the impact of woman reservation is not straightforward. Why is it not straightforward? Because the design for the parliament and state assemblies should be ideally considered, and the experience in panchayats and municipalities should be understood before implementing this act. The implementation of the new law is tied to the delimitation commission, census, and certain uncertainties which are to be faced in 2026 and 2029 इलेक्शंस। ठीक है, जिसमें ये एक्ट इंप्लीमेंट होगा, बट इसमें हमें ये भी देखना है दैट डिलिमिटेशन कमीशन चेंज होगा, डेमोग्राफिक्स चेंज हो जाएंगी, बाकी सारी चीजें चेंज होने वाली है, तो इसीलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर अदर अनसर्टेनिटीज आल्सो व्हिच नीड टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। आज के न्यूज़पेपर में ये वाला एडिटोरियल आया था एंड कल के न्यूज़पेपर में ये एक्सप्लेनर सेक्शन आया था अबाउट द बिहार कास्ट सर्वे। व्हाट इज द बेसिक इम्पैक्ट ऑफ दिस कास्ट सर्वे? और अगर आप देखो तो इसका बैकग्राउंड सिंपली बिहार लेजिस्लेचर ने पहली बार 2019-20 में एक रेजोल्यूशन पास किया था, उसके बाद 2021 में ऑल पार्टी डेलीगेशन केम टू प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, और 500 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ था इस कास्ट बेस्ड सर्वे को इम्प्लीमेंट करने के लिए। डन। देन व्हाट आर द सर्वे आउटकम्स? इस सर्वे के आउटकम्स क्या है? इस सर्वे के आउटकम्स ये है दैट फर्स्ट इज कि 63% हमने देखा अबाउट द बिहार पॉपुलेशन, दी टुगेदर बिहार पॉपुलेशन मेकअप अराउंड 63% ऑफ द बिहार पॉपुलेशन। Then this EBCs consist of 112 castes. They comprise around the largest chunk of the population at 36%. Done. These are the key facts about the outcomes of this scheme कि कितना किसका शेयर बना है, चाहे वो स्पेसिफिक कास्ट है, रिलीजन बेस्ड है, और अदर सब कास्ट और द शेड्यूल कास्ट, किसका कितना पॉपुलेशन शेयर है इन बिहार। सो व्हाट इज द पर्टिकुलर इम्पैक्ट
पॉलिटिकल इम्पैक्ट विल बी दैट रिमूविंग द 50% सीलिंग ऑफ द रिजर्वेशन। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डिसीजन दे ही दिया है दैट द सीलिंग लिमिट इज 50%, है ना, तो इसके बाद द पॉइंट हियर इज कि अगर 63% शेयर है ईबीसीज का, है ना, ओबीसीज और ईबीसीज को मिला के, इफ द बैकवर्ड क्लास होल्ड्स अराउंड 63% ऑफ द पॉपुलेशन in the demographics, then this 50% share or this 50% ceiling is under challenge. Second is this may rekindle the मंडल versus कमंडल politics, जो हमने इससे पहले भी एडिटोरियल में डिस्कस किया था अबाउट द मंडल 1.0, है ना, मंडल 2.0 एंड मंडल 3.0। ये सारे जितने भी पॉलिटिकल आइडियोलॉग्स है अब, है ना, इन दी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। बट yes, the point here is that the discussion is back again or at the ground zero, that is the mandal versus the kamandal politics. So again, there are welfare schemes also which were basically the motive for these welfare schemes was the welfare of OBCs, EBCs, SCs, and STs. But now, if you see that the general category comes to the minority now, है ना, so the survey's findings are expected to compel political parties to announce and initiate more welfare schemes for marginalized sections. क्यों? क्योंकि 85% ऑफ द पॉपुलेशन कंप्रोमाइज ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शंस, और यहीं से वोट्स आएंगे, यहाँ से वोट्स आएंगे, तो इन्हीं के लिए स्कीम्स भी बनानी पड़ेंगी। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस। and at the last you can go through this editorial which is not that much important, but yes, the importance of this editorial stands by the fact that India's out of pocket expenditure due to NCDs, India's out of pocket expenditure due to non communicable diseases like diabetes, obesity, this is now turning into an epidemics, and this is creating a new pandemic and new epidemic in the India, which is basically caused out of the sedentary lifestyle, and which is caused basically out of the bad food habits। ठीक है, अब इन दो चीजों को हाईलाइट करने के लिए, इफ यू सी द स्टडी विच वाज कंडक्टेड इन जून 2023 रिवील्ड दैट 11.4% of India's population, around 10 crore people living in India, are living with diabetes। ठीक है, तो इतना बड़ा शेयर है पॉपुलेशन का जो कि कल को बर्डन बनने वाला है इन दी एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एंड आउट ऑफ दैट देन एट द लार्जर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, why is such? Because we are more using ultra processed foods, we are not considering the health risks, then this will impact the public healthcare infrastructure and this will impact the public health. So what do we need to understand is the marketing and advertising strategies। आज से 5-6 दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था अबाउट दिस ओनली। ठीक है, दैट इज द लेबल्स, लेबलिंग ऑन द प्रोडक्ट्स। जो भी आप कोई मार्केट से बिस्किट, चॉकलेट, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, जितनी भी चीजें आप उठाते हो, कोई भी चीज खाते हो, पीते हो, घर लेके आते हो, किसान का जैम लेके आते हो, टोमेटो केचप लेके आते हो, जितनी भी चीजें हैं जो प्रोसेस्ड फूड्स है, उन प्रोसेस्ड फूड्स के पीछे आप उस पैकेट के पीछे, उस पैकेट को मोड़ के उसके पीछे लिख के देखिए कि लिखा हुआ क्या है वहां पे। ठीक है, व्हाट एंड हाउ मच ऑफ व्हाट कंपोनेंट्स इज दिस मेड, है ना, कि कहीं पे लिखा हुआ है दैट दिस इज अ फ्रेश मिल्क, है ना, और लिखा है फ्रेश टोमेटो जूस, फ्रेश टोमेटो केचप, बट उसी के पीछे लिखा हुआ है दैट दिस इज जस्ट अ ब्रांड नेम एंड इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज फ्रेश, है ना, दिस इज नॉट समथिंग विच यू कैन claim upon that it was not fresh, है ना। So the point here is that you should understand the marketing and advertising strategies about this, because the marketing and uh, advertising of all of these products, they are targeted upon the younger generations and growing middle class of India, और इसी की वजह से फिर हेल्थ बर्डन बढ़ता है इसीलिए। तो अब what do we need at this point of time is the policy and regulatory actions by the government of India। Therefore government has intervened and
the definition of healthy foods, warning labels on unhealthy foods, and restricting the promotion and marketing of unhealthy foods and beverages. ठीक है। सिमिलरली नॉर्वे, मेक्सिको, साउथ कोरिया, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं अबाउट द रेगुलेटरी एक्शंस ऑन अनहेल्दी फूड्स एंड बेवरेजेस. So should be the case with India also. Done. With this, I wish you all the best and I conclude this session. Thank you for streaming in here. Jai Hind, Jai Bharat.